नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार सरकार ने 2024-25 में 5 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच का रखा लक्ष्य। पूर्वी चंपारण में की जाएगी सबसे अधिक मिट्टी के नमूनों की जांच। मिट्टी के नमूनों की जांच से क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त फसलों के निर्धारण और फसल उत्पादन की क्षमता के निर्धारण में होगी आसानी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 लाख एकड़ भूमि में स्प्रे के लिए इफ्को का मारू ड्रोन से करार। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाना है पहल का उद्देश्य। भारत के तकनीकी वस्त्र बाजार में हैं अपार संभावनाएं। नई दिल्ली में कंपोजिट, स्पेशलिटी फाइबर और रसायन के क्षेत्र में प्रगति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में वस्त्र मंत्रालय के सचिव का जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर। और उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर समीक्षा बैठक। पिछले 48 घंटों में जंगलों में लगने वाली आग की कोई भी नई घटना नहीं आई सामने। राज्य सरकार ने कहा, अग्निकांड से उत्तराखंड में केवल 0.1% वनों पर पड़ा है प्रभाव। खबरें अब विस्तार से। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने 2024-25 में 5 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा है। ये पिछले साल की तुलना में 60% ज्यादा है। कृषि विभाग के अनुसार सबसे अधिक मिट्टी के नमूनों की जांच पूर्वी चंपारण में की जाएगी और वहीं सबसे कम शिवहर और अरवल में नमूनों की जांच होगी। वर्ष 2023-24 में 2 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मिट्टी नमूना संग्रह के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। मिट्टी के नमूनों की जांच के आधार पर डिजिटलीकृत मृदा फर्टिलिटी मैप भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही फसल उपयुक्तता मैप भी बनाए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त फसलों का निर्धारण, फसल उत्पादन की क्षमता का निर्धारण होगा। मिट्टी जांच से ये पता चल जाता है कि उसमें क्या कमी है, कौन सा खनिज या अन्य तत्व अधिक हैं। मिट्टी जांच के आधार पर ही कृषि वैज्ञानिक खेतों में आवश्यक खाद देने की सलाह देते हैं। मिट्टी में कमी के आधार पर खाद का प्रयोग करने से उत्पादकता भी बढ़ती है और देश में अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन से खाद एवं दवाओं के छिड़काव की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किसान ड्रोन खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। इच्छुक किसान केंद्र संचालक संस्था ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdeg.org पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ धरोहर की राशि 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसान ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को शासन की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को यंत्र की कीमत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 लाख एकड़ कृषि भूमि क्षेत्र में ड्रोन स्प्रे का संचालन करने के लिए मारू ड्रोन के साथ साझेदारी की है। हैदराबाद स्थित ड्रोन प्रौद्योगिकी निर्माता कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ये सहयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृषि उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि समझौते की शर्तों के तहत मारू ड्रोन इफ्को एग्री प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित कृषि आदानों की एक श्रृंखला के छिड़काव के लिए अति आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रयोग करेगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाना है, टिकाऊ कृषि प्रथाओं में भी योगदान देना है। वस्त्र मंत्रालय का कहना है कि भारत के तकनीकी वस्त्र बाजार में अपार संभावनाएं हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ATIRA के साथ भागीदारी में नई दिल्ली में कंपोजिट, स्पेशलिटी फाइबर और रसायन के क्षेत्र में प्रगति पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में वस्त्र मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत के तकनीकी वस्त्र बाजार में 10% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और दुनिया के 5वें सबसे बड़े
तकनीकी वस्त्र बाजार के रूप में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और निवेशकों सहित हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण कंपोजिट और स्पेशलिटी फाइबर के क्षेत्र में लागत से जुड़े निहितार्थ को संबोधित करने और बड़े समुदाय द्वारा व्यापक रूप से अपनाने के लिए जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देने में मिलकर काम करना जरूरी है। वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सक्सेना ने सुझाव दिया कि तकनीकी वस्त्र मजबूत वैश्विक मांग के साथ सबसे तेजी से बढ़ते खंड में से एक है। तकनीकी वस्त्र उद्योग में इंजीनियरिंग और सामान्य अनुप्रयोगों में उत्पादकता, दक्षता, लागत प्रभावशीलता और नवीन समाधान लाने की अपार क्षमता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 238 गंतव्यों में से 115 देशों को भारत का निर्यात बढ़ा है। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ रहा है उनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, चीन, ब्रिटेन, सऊदी अरब, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में देश का वस्तु निर्यात 3% गिरावट के साथ 437 अरब डॉलर रहा। हालांकि सेवा निर्यात बढ़कर 341 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2022-23 में ये 325 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों से पता चलता है कि लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का कुल निर्यात 2022-23 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का कुल निर्यात 778 अरब डॉलर तक पहुंचा, जबकि 2022-23 में ये 776.4 अरब डॉलर रहा था। इस तरह निर्यात में 0.23% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। भारत के वस्तु निर्यात की हिस्सेदारी भी 2014 के 1.70% से बढ़कर 2023 में 1.82% हो गई है। इस दौरान विश्व मॉल निर्यातकों में भारत 19वें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा 2023-24 में शीर्ष 10 गंतव्यों में भारत के निर्यात में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि देखी गई है। भारत के निर्यात में यूएई 35.6 अरब डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ प्राथमिक गंतव्य के तौर पर उभरा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्वस्थ खान पान की आदतों और जीवन शैली की वकालत करते हुए देश में कुपोषण और मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी बीमारियों से निपटने के लिए आहार संबंधी सिफारिशें जारी की हैं। ICMR के अनुसार पोषक तत्वों वाला भोजन लेने से 80% तक मधुमेह, टाइप 2, रक्तचाप, दिल की बीमारियां सहित गैर संचारी रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। एक दिन में 2000 किलो कैलोरी सेवन के लिए लोगों को लगभग 250 ग्राम अनाज, 400 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम फल, 85 ग्राम दाल, अंडे, मांस वाले खाद्य पदार्थ, 35 ग्राम नट और बीज खाने चाहिए। 6 से 8 माह के शिशु के लिए दिन भर में 650 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर माँ 4 बार स्तनपान कराती है तो उससे शिशु को अधिकतम 500 कैलोरी ही प्राप्त होता है। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर समीक्षा बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में कहा गया है कि पिछले 48 घंटों में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग की कोई भी नई घटना नहीं हुई है। राज्य के जंगलों में लगने वाली
शहद उत्पादन में कहां खड़ा है भारत? कितने देशों को हो रहा इसका निर्यात? शहद के अलावा और किस तरह लाभकारी है मधुमक्खी? मधुमक्खी पालन पर देखिए विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम कृषि दर्शन में 10 मई शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बढ़ते तापमान से खुद को और गार्डन को कैसे रखें तनाव मुक्त? गर्मी में क्या करें समाधान जिससे घर आंगन रहे समर कूल? कौन सी लगाएं बेल, कैसे करें अरेंजमेंट? जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 11 मई शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आपको एक बार फिर लेकर चल रहे हैं दिल्ली में। मेरा नाम है अद्विका त्रिहर। हम लोग यहाँ पर ग्लूटेन फ्री फैसिलिटी में आटे से लेकर बिना मैदे के मोमोज तक सब कुछ बनाते हैं। बहुत यमी है। तो साबूदाना रखने की कोई खास वजह? साबूदाना बहुत ही फिलिंग होता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नहीं नहीं देवनारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप इस घर में नहीं रह सकते हैं तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। मेरी बेटी जानकी को युवा नारी शक्ति अवार्ड के लिए चुना गया है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनंतपुरी के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन मिस्टर अश्विनी प्रसाद। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Space missions require tremendous amount of analysis and focus in order to be successful. Voting ought to involve the same amount of focus. As a scientist at ISRO, I understand the importance of each decision we make in our missions. Do you, as a voter, care as much? With your vote, you are shaping the future policies, influencing leadership, and impacting the direction of our country. और बीकानेर संभाग के कई भागों में हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर व जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 24 घंटों में हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में जारी रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो वार्निंग भी था और गर्मी को देखते हुए राजस्थान के सभी जिलों ने लगभग टाइमिंग्स कहीं चेंज किए हैं, कहीं और डायरेक्शंस दिए हैं। हम लोगों ने जो क्लास 1 से 8 के बच्चे हैं, क्लास 1 से 8 के, उनके लिए टाइमिंग जो है वो 7 से 11 की है। और गर्मी को देखते हुए और अगर ज़्यादा बढ़ती है तो हम आगे का डिसीजन लेंगे कि आगे किस तरीके से टाइमिंग चेंज करनी है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी भारी बारिश के समाचार हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर जल भराव भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 3000 रुपए, जो 9 मई को 200 रुपए कमजोर होकर 2800 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2340 रुपए, जो 9 मई को 20 रुपए गिरकर 2320 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 8 मई को गेहूं का भाव रहा 2320 रुपए, जो 9 मई को 10 रुपए लुढ़क कर 2310 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2275 रुपए, 9 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2275 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल की उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1105.54 लाख टन रही थी। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहां 8 मई को इसका भाव 6640 रुपए था, जो 9 मई को 40 रुपए गिरकर 6600 रुपए क्विंटल पर रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 8 मई को इसका भाव 6230 रुपए था, जो 9 मई को 30 रुपए लुढ़क कर 6200 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही तुलसीपुर मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 मई को मसूर का भाव था 6800 रुपए, 9 मई को 20 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6820 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिन यानी 8 और 9 मई को मसूर का भाव 6600 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,59,000 टन का था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 टन थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। इस समय मूंग, उड़द और लोबिया की फसल अपनी बढ़वार की अवस्था में है। अधिकतर जगह मार्च के आखिरी या अप्रैल के पहले हफ्ते में बुआई हो चुकी होती है, इसलिए हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहे। बुआई के शुरुआती 4-5 हफ्तों तक खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। पहली सिंचाई के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मिट्टी में वायु का संचार भी होता रहता है। उड़द और मूंग में अक्सर पीली चितेरी यानी येलो मोजैक रोग लग जाता है। खेत में इस रोग की वाहक सफेद मक्खी है। नियंत्रण के लिए बेहतर तो यही है कि रोग रोधी किस्में लगाई जाएं, लेकिन चूंकि बुआई हो चुकी है तो किसानों के पास दवा ही एकमात्र विकल्प है। विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का उचित मात्रा में इस्तेमाल करें। चूर्णी कवक ग्रीष्मकालीन दलहन को लगने वाला एक और खतरनाक रोग है। इससे ग्रसित पौधों की पत्तियों और दूसरे भागों पर सफेद चूर्णिल धब्बे पड़ जाते हैं।
रोग के अधिक बढ़ने पर पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में ही सिकुड़कर गिर जाती हैं, जिसका असर उपज पर पड़ता है। सर्कोस्पोरा तीसरा प्रमुख रोग है। इसमें पत्तियों पर स्लेटी से भूरे कोड़िए धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों के चारों तरफ लाल रंग की किनारी होती है। इन दोनों रोगों की रोकथाम के लिए भी विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक विवादित बयान से उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जनता के सवालों से भागते नजर आए। दरअसल उमर अब्दुल्ला चुनाव प्रचार के लिए कुपवाड़ा में थे। इस दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए जिनका वह जवाब नहीं दे पाए और अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कुल 162 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 28 उम्मीदवार हैं। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ खीरी सीतापुर में इस बार कांग्रेस पर बरसे, कहा दोनों रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही पार्टियां हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने सतारा में कहा कि महाविकास आघाड़ी को कुल मिलाकर 30 से 35 सीटें मिलने की संभावना है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपने नामांकन के दौरान पुनः अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, हम 400 के आंकड़े को पीएम मोदी के नेतृत्व में जरूर पार करेंगे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस अपने कुंबे की कुर्बानी को अपने आप बयां कर रही है।
जेडीयू नेता के सी त्यागी ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नौकरियां समाप्त हुई हैं और बिहारियों का पलायन हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के उरी इलाके में नार्को मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 50 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी भी बरामद की। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुल गए हैं। सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच विधि विधान से धाम के कपाट खुले। श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पवित्र दिन आ गया है और द्वार खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।